गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम हिंदी में कक्षा 10th में आगे सेम 2 में नया काव्य की शुरुआत करते हैं। काव्य का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रानंदन पंत इनके कवि है और सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 और उनका निधन 1977 में हुआ था। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे थे। सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 7 साल की उम्र में, यानी कि सेकंड में पढ़ते होंगे, सेकंड में, तो तब से काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत यानी कि वो इनाम से नवाजे गए थे। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया, यानी कि स्थायी रूप से सृजन यानी कि सर्जन किया काव्य का 15 से, और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में, यानी कि स्टार्टिंग में जो उन्होंने कविताएं जो बनाई है, वो सब प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद उनमें झलकता है। जो आज हम जो ये काव्य पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी प्रकृति का सब कुछ, हमको प्रकृति कैसे अपने वेश बदलती है, परिवर्तित करती है, वो बताया गया है। तो स्टार्टिंग में भी सुमित्रानंदन पंत जी कवि ने प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद उनमें झलकता है, यानी कि ऐसी कविताएं बनाई है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। उन्होंने ऐसी भी कविताएं बनाई है कि अरविंद दर्शन यानी कि अरविंद के मार्ग पे चलने, महात्मा गांधी के मार्ग पे और मार्क्स के जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, हमारी भारतीय संस्कृति के केंद्र से जुड़े थे। आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन संस्कृति संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। ऐसी अच्छी कविताएं बनाई कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। हिंदी के पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 28 दिसंबर 1969 को हुआ था। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। ये मेन यानी कि प्रमुख काव्य है। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं हमारी काव्य है कक्षा 10th में, तो पाठ प्रवेश यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि हमारी काव्य में क्या आता है, पर्वत प्रदेश में पावस। तो भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों को जाने को न मचलता हो, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिनका मन कुदरती जो रम्य स्थल है उन पर जाने के लिए न मचलता हो, वो कुदरत के जो नज़ारे हैं वो देखने को उनका मन नहीं करता हो। सबका मन करता है। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, यानी कि हिमालय तो बहुत दूर है, सभी को वहां जाने का चांस नहीं मिलता, पर वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हैं। यानी कि हिमालय में पर्वत है, उस पर तो बहुत अच्छा नज़ारा, हिमालय पर जो हमारे बदलते हैं नज़ारे वर्षा ऋतु में, तो वहाँ जाने को सबको ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन जहाँ जो लोग हैं वहाँ जैसा प्रदेश है पर्वत प्रदेश, तो उन सब पर्वत प्रदेश को देख के, वहाँ जाके रम्य स्थल को देख के वो अपने को खुश कर लेते हैं। यानी कि वो जैसे ही अवसर मिलता है पर्वत प्रदेश, कोई भी पर्वत प्रदेश देखने का अवसर मिलता है, तो वो पर्वत प्रदेश देख के वो अवसर हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता
अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति कर जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटे हो, तो यहाँ पे विस्मयादिक बोधक चिन्ह है। यानी कि ये कवि हमको बता रहे हैं कि जो पर्वत प्रदेश में जाके वर्षा ऋतु में उस जो कुदरती सौंदर्य है वो देख के तो हम खुश होते ही है, लेकिन हमारे सुमित्रानंदन पंत जी है वो हमें कक्षा में बैठे बैठे, या अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से आप घर पे बैठे बैठे जो ये नज़ारा है कुदरती पर्वत प्रदेश का, तो वो देखने का अवसर मिले। यानी कि वो ये बनाई है ऐसी कविता, तो वो कविता में हम ऐसे ही मतलब कि खो जाते हैं जैसे कि हम कोई एक पर्वत प्रदेश में घूम के आए, वर्षा ऋतु में बाहर जाके आए हो। तो हम कक्षा में बैठे बैठे या घर पे बैठे बैठे ऐसे कुदरत का नज़ारा देखने को मिल जाए तो ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह है, तो कैसा ही अच्छा रहता है। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों को निखरने का अनुभव कर देती है। यानी कि ये जो काव्य बनाई है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने, तो ऐसे ही काव्य है, जैसे जैसे हम उसकी एक लाइन पढ़ते जाते हैं वैसे मानो हम कि जैसे कि पर्वत प्रदेश में पहुंच गए हैं, कोई मस्त वर्षा ऋतु का कुदरती नज़ारा देख रहे हो, ऐसा लगता है। ऐसी काव्य बनाई है कवि ने। तो सुमित्रानंदन पंत जी की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यह अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो, यानी कि दीवारें विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर पहुंचे जा रहे हैं कि जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला यानी कड़ी, पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं, पानी के झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। यहाँ जो हम दीवारों में बैठे हैं घर पे या कक्षा में, तो वो दीवारें खोल के हम कोई पर्वत प्रदेश में जाके बैठ गए हैं और पर्वतीय क्षेत्र को देख रहे हैं और झरने बहते हो वैसा कुदरती सौंदर्य देख रहे हो, ऐसी अनुभूति होती है ये काव्य में। महाप्राण निराला ने भी कहा था कि पंत जी ने, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी ने सबसे जबरदस्त कौशल्य वह है शैली। उनकी शैली ऐसी है काव्य बनाने की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं। उपमा यानी कि जो जिस जगह है जिसके जैसा वो बना देते हैं। कविता में ऐसा उन्होंने वर्णन किया है कि मानो हम कोई पर्वत प्रदेश में जाके वर्षा ऋतु में वो नज़ारा देख रहे हो, वहाँ खो गए हैं हम वहाँ बैठ गए हैं, ऐसा हमको अनुभूति होती है। तो अब हम देखें हमारे काव्य में सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश में पावस, हमारे काव्य का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस यानी कि वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश कैसा होता है, कैसा परिवर्तन होता है, हर एक दिन हर एक क्षण पे पल पल पे परिवर्तन होता है। जैसे वर्षा ऋतु होती है वैसे पर्वत पे फूल, वनस्पति, पर्वतीय का जो ये कुदरती रम्य नज़ारा है वो कैसे बदलाता है हर एक क्षण पे, वो सब वर्णन किया गया है इस काव्य में। पर्वत प्रदेश में पावस पूरी काव्य में एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे उसका विवरण देखेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी कि वर्षा ऋतु, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे झल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लाड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे नीरजर, गिरिवर के ओर से उठ उठ कर, उच्च कक्षाओं से तरवर, है झांक रहे हैं नीरव तब नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर,
उड़ गया अचानक लो बुधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआ जल गया ताल, यो झलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ये काव्य है पूरी हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने बनाई है। एक एक लाइन में हम धीरे धीरे ऐसे सीखेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी कि पर्वत प्रदेश पे क्या था? वर्षा ऋतु। वर्षा के मौसम में बारिश आती है और बारिश से सभी पूरी धरती हरी चादर जैसे ओढ़ लेती है, वैसा कुदरती सौंदर्य बन जाता है। हर जगह ऐसा होता है। तो जहाँ पर्वतीय प्रदेश है तो वहाँ कैसा कुदरती सौंदर्य कुदरती नज़ारा कैसा होगा? तो वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश कैसा बनता है? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जो ये प्रकृति है कुदरती बनाई है, जो सब चीज है, तो पल पल हर एक क्षण परिवर्तित यानी परिवर्तित होती है। सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में भी हर पल हर क्षण परिवर्तित होती है। ऐसा कवि ने कहा है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी कि वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में कैसा है कि हर क्षण वहाँ सब कुछ चेंज होता है, परिवर्तित होता है। प्रकृति वेश बदलती, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे प्रकृति अपना वेश बदलती है। और कैसे दिखती है? मेखलाकार पर्वत अपार। मेखला यानी पल पल यानी क्षण क्षण परिवर्तित, यानी कि बदलाव, प्रकृति वेश। मेखलाकार यानी कि करधनी जैसा आकार, यानी कि स्त्री की जो कमर का आकार होता है मेखलाकार, उस पर जो ये मतलब सिल्वर का जो ये गहना पहनती है कमर पे, तो वो जैसे दिखती है स्त्री की कमर, वैसे पर्वत प्रदेश पे ऐसे करधनी के आकार बन जाता है। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी कि वो बहुत बड़ी श्रृंखला की कड़ी से पर्वत जो दिखता है वो ऐसा दिखता है, ऊपर नीचे मेखलाकार बन जाता है। जैसे कि वो कमर पे करधनी बांधती है स्त्री, वैसे दिखता है वो पर्वत। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी कि बहुत बड़ा अपार विशाल पर्वत दिखता है। करधनी जैसा आकार मेखला, यानी कि अपने सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़। सहस्त्र यानी कि हजारों, सुमन यानी कि पुष्प, फाड़ यानी कि आंखें देख देख कर, द्रुग अवलोक रहा है बार बार। अवलोक यानी कि देखना, झांकना, निरखना। अवलोक रहा है बार बार, बार बार यानी कि हर बार, बहुत सारी। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल है यानी कि जो पर्वत पे झरने आते हैं वो नीचे बहते हैं, और नीचे एक तालाब भी है। तो जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में पला ताल, ताल यानी कि तालाब है, और तालाब में क्या है? एकदम निर्मल स्वच्छ क्लीन वाटर यानी कि पानी तालाब में। दर्पण सा फैला है विशाल, यानी कि पानी में क्या दिखता है? पर्वत का प्रतिबिंब दिखता है, और वो कैसा दिखता है? एकदम क्लीन है। और पानी कैसा दिखता है? दर्पण जैसा दिखता है, क्योंकि वहाँ पानी एकदम शांत है और वहाँ पर्वत प्रदेश में रम्य है, तो वो पानी गिर के तालाब में आ गया है, तो तालाब का पानी हिलता नहीं, एकदम स्थिर है, इसलिए दर्पण जैसा बन गया है। तो यहाँ ये जो पंक्तियाँ दी है फर्स्ट हमारी तो उसमें कवि हमको बहुत अच्छा कुदरत का नज़ारा बता रहा है। जैसे कि हम यहाँ बैठे बैठे वही जगह पे जा रहे हैं, क्या मस्त बताया है यहाँ पंक्तियों में कि एक पर्वत प्रदेश है जो वर्षा ऋतु में दिखता है, वो पर्वत प्रदेश, और पल पल यानी कि हर एक क्षण वो प्रकृति अपना वेश बदलती है। यानी कि जैसे वर्षा ऋतु आती है, जो
पौधे है वो पहले कली खिलती है, फिर पौधा होता है, फिर बड़ा होता है। जो वृक्ष है, वृक्ष पे पान छोटे छोटे आते हैं, इसके बाद बड़े होते हैं, थोड़ी हवा आती है तो वो हिलते हैं। तो ऐसे हर पल ये परिवर्तित होता है प्रकृति का वेश। मेखलाकार पर्वत कैसा दिखता है? बहुत बड़ा है, लेकिन करधनी जैसे आकार का दिखता है। अपने सहस्त्र यानी कि पर्वत पे जो फूल है, पर्वत तो हम दूर से ही देखेंगे, तो दूर से वो जहाँ जो पुष्प यानी कि सुमन, जो पुष्प खिले हैं, और सहस्त्र यानी कि हजारों पुष्प खिले हैं, जो जितने पौधे हैं अलग अलग उतने पुष्प खिले हैं। तो वहाँ उस पुष्प की आंखें वो खोल कर बैठे हैं। तो यहाँ से वहाँ हम देखते हैं पर्वत प्रदेश। तो उस सारे पर्वत प्रदेश पर फूल अपनी चादर ढक के बैठ गया हो, पूरे पर्वत पे फूल ही फूल दिखता हो, वैसे दिखता है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ यानी कि पुष्पों से जैसे पूरे पर्वत को ढक लिया है, वैसे यहाँ से कुदरती पर्वत दिखता है। अवलोक रहा है बार बार, हम वो बार बार देख रहे हैं। तो वो वहाँ बैठ के वो अपनी आंखें बना लेता है। पर्वत अपनी आंखें किसको बनाएगा? फूल को, और फूल से वो सारा कुदरती दृश्य देख रहा है। फूल से जैसे हम हमारी आंख से वो पर्वत देखते हैं, वैसे वहाँ सारे जो फूल है पर्वत पे, उस पर्वत के फूलों से वो पर्वत अपनी आंखें बना देता है, और वो आंखों से, इतनी सारी आंखों से वो सारा नज़ारा देखता है। और वो अवलोक रहा है बार बार देखता है कि जैसे परिवर्तित पल पल जो परिवर्तित होती है एक क्षण, तो उसे बार बार देखता है। नीचे जल में निज महाकार यानी कि निज यानी कि अपना, महाकार जल यानी कि नीचे जो जल में, ऊपर से जो झरने बहते बहते नीचे आ रहे हैं, वो उसी झरने से तालाब बना है। उस तालाब में नीचे झांकता है, जिसके चरणों में पला ताल। पर्वत के चरणों में क्या होता है? बड़ा सा तालाब, और ये तालाब में क्या है? स्वच्छ जल, और ये जल है वो स्थिर है और स्वच्छ है। तो दर्पण सा फैला है विशाल, यानी कि वही पर्वत अपनी फूलों की आंखें बना के वो अपना प्रतिबिंब वही तालाब में दिखता है। तो उस तालाब में उसे ही अपना ही प्रतिबिंब इतना अच्छा दिखता है, वो देखता है अपने आप। तो ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी ने ये पंक्तियों में हमको दिया है, इतना अच्छा विवरण करके। तो हम जब ये पंक्तियाँ में से कोई भी पंक्ति आई थी तो लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी की इस पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है। मैंने यहाँ पे आपको ये शब्दार्थ भी बताए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, बस यहाँ तक इन पंक्तियों को आज की वीडियो में मैं समझाती हूँ, और अगले वीडियो में नीचे की काव्य की पंक्तियाँ हम समझाएंगे। तो ऐसा सुंदर वर्णन स्टार्टिंग की पंक्तियों में कवि ने किया है। थैंक्स। अब आगे हमें सुमित्रानंदन पंत जी पंक्तियों में क्या बता रहे हैं वो देखें हम। अब आगे बता रहे हैं कि गिरि का गौरव गाकर जर्जर, गिरि यानी कि पर्वत, गिरि का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर। नस यानी कि जो हमारे शरीर की रग रग, नाड़ी, मोती की लड़ियों से सुंदर, जरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर यानी कि हमारा पर्वत, उच्च कक्षाओं से तरुवर, तरु यानी कि पेड़, ट्री, तरवर यानी कि बहुत सारे पेड़, हे झांक रहे नीरव नभ पर, नभ यानी कि आकाश, गगन, स्काई, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष यानी कि एक ही नजर से देखना, यानी कि ये हमारे जो पलके हैं वो एक भी बार न पलके और अनिमेष हम देखते रहे, ऐसे उसे बोलते हैं अनिमेष, यानी कि आंख की पलके झपकाए बिना देखना, अनिमेष। अटल कुछ चिंता पर, यानी कि कुछ चिंता पर देख रहा, चिंता की नजर से देखना। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर,
अब देखो, गिरी का गौरव, गौरव यानी कि महिमा, गिरी यानी कि पर्वत की जो महिमा है वो गाकर झरझर। पर्वत की महिमा कौन गाते हैं? झरझर झरने, जो पानी से बहते हैं, पर्वत से नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं, इसमें आवाज़ होती है। झरनों की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो आवाज़ आती है, ऊपर पर्वत से पानी गिरता है। जो मेखलाकार पर्वत है, ऊपर से भी ऐसे है और नीचे उतरते उतरते भी ऐसा ही होगा ना। तो वो पानी जैसे झरता है नीचे, झरने ऊपर नीचे वो पत्थरों पे टकराता है, कुछ पौधों पे टकराता है, नीचे गिरता है, फिर नीचे बहता है। तो वो पानी तो कभी रुकने वाला नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो झरझर झरने की आवाज़ होती है और ये मस्त आवाज़ होती है। तो ये गिरी का गौरव गाते हो ऐसा सुनाई देता है, यानी कि पर्वत की महिमा अपरंपार है, ऐसा ये झरने गा गा कर नीचे आ रहे हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, ये झरने नीचे आ रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, यानी कि जो ये झरने नीचे झरते हैं, इसमें से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ हमें ऐसी लगती है, पर्वत की महिमा गाते हैं, गाते गाते नीचे आते हैं, तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ कैसे आती है कि उस आवाज़ से हमारी मद यानी कि नस नस उत्तेजित होती है, हमें हमारे हृदय में उत्कंठा पैदा करती है, यानी कि पर्वत भी खुश होता है अपनी महिमा सुन के। तो ये नस नस उत्तेजित, पुलकित हो जाती है नस नस। मोती की लड़ियों से सुंदर, यानी कि मोती से भी और सुंदर ये झरने की पानी बूंद बूंद दिखती है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, ये झाग भरे झरने ऐसे निर्झर दिखते हैं, गिरिवर के ऊड़ से उठ उठ कर, यानी कि गिरिवर में से ही निकलते हैं और उनकी महिमा गाते गाते वो अपनी आवाज़ ऐसी करते हैं कि जैसे नस नस उत्तेजित हो जाती है। उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, और ये तरु है वो, क्योंकि ये झरने के पानी से ही तरु बड़े होते हैं, तो ये तरुवर यानी कि बहुत सारे तरुवर की श्रृंखला, यानी कि कड़ी है, पौधे हैं, सारे जो पर्वत पे उगे पेड़ है वो उच्च कक्षाओं अपने आप में उत्तेजित होते हैं, उच्च कक्षाओं से अपने आप को ऊपर उठते देखते हैं, हे झांक रहे नीरवजर। और वो पेड़ सब तरुवर अपने आप को उच्च कक्षाओं में ऊपर उठते देखते हैं, पर्वत की महिमा गाते हैं, पानी वो गिरता है तो वो मोती जैसा लगता है, और अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, यानी कि जो ये ऊपर आकाश दिखता है वाइट वाइट, पर्वत के ऊपर ये पूरा ग्रीन दिखता है पर्वत, वो सौंदर्य, और उसके ऊपर ही सीधा आकाश है, नभ है। तो वो गगन कैसा है? जैसे शांत, नीरव शांत, चिंता में डूबा हुआ हो वैसे शांत है, अनिमेष दिख रहा है, वैसे शांत, अपनी आँख की एक भी पलक झपकाए बिना वो पूरा जो वर्णन है वो देख रहा है, पूरा जो पर्वत का प्रदेश जो है वर्षा ऋतु में कैसा दिखता है। वो पेड़ तरुवर है, झरने गिर रहे हैं, फूल है, तो वो सब जैसे नभ है तो वो तो शांत है, नीरव एकदम, तो वो अनिमेष यानी कि अपनी आँख की पलकें झपकाए बिना वो सारा दृश्य देख रहा है। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, जैसे कुछ चिंता में न डूबा हो नभ यानी कि गगन, वो ऐसे देख रहा है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, और वो चिंता अचानक उड़ जाती है। और जैसे हम देखते हैं कि पर्वत के ऊपर और वर्षा ऋतु में क्या है, बादल ऐसे इधर उधर एक दूसरे को टकराते हैं, तो वो बादलों और आकाश देख रहा है अनिमेष नज़र से, तो ये आकाश अनिमेष नज़र से वो देख रहा है और वो कुछ चिंता में डूबा हो ऐसा दिख रहा है। उसके ऊपर बादल ऐसे घूम रहे हैं, तो जैसे कि बादलों का पानी है ना, वो जैसे पर्वत पे गिर गया है,
एकदम से नभ जैसे शांत था अभी तक, बादलों का पानी पूरा पर्वत पे गिर गया, तो पर्वत पे जैसे कि आक्रमण हो गया पानी का, ऐसा लग रहा है। और जो पानी जैसे ये बादलों पे गिरा, पर्वत पे गिरा, वो पानी झरने से नीचे आ गया और नीचे तालाब में से धुआं उठ रहा है। वो पानी नीचे आया, नीचे तालाब में से ऊपर धुआं उठ रहा है। तो जैसे कि मानो वहाँ पे युद्ध का आक्रमण ना हुआ हो, वैसा सीन दिख रहा है। तो पर्वतों पे ऐसा जो सुमित्रानंदन पंत जी ने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ कि उठ रहा धुआं झल गया ताल, यानी कि जो ताल है, तालाब है, तो एकदम से बादलों की बारिश बन के वर्षा ऋतु में गिर पड़ी, आक्रमण हो गया और वैसे पानी नीचे आ गिरा, तो तालाब में से धुआं ऊपर उठ गया, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यानी कि यो झलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, यानी कि ये इंद्रजाल खेलता हो वैसा लग रहा। अभी तक शांत था नभ और एकदम से वो बारिश गिर गई और आक्रमण हो गया और फिर वो धुआं उठ गया, तो वहाँ ये प्रकृति का परिवर्तन हो गया, पल पल का ये परिवर्तन है। तो ये सब जो 10 गए धरा में सबई श्याल, तो ये जो सब सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो हमारे काव्य में पर्वत प्रदेश का जो ये मतलब कि वातावरण बनाया है, हम कक्षा में बैठे बैठे या हमें घर पे बैठे बैठे जो ये सीन देखा हमने पूरा, तो जैसे हम मानो कोई पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में गए हो वैसा सीन दिख रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने पूरे पर्वत प्रदेश का रमणीय स्थल का जो हमें ये काव्य में ये बताया है, प्रकृति का जो पल पल का परिवर्तन, वो सब देख के जैसा लग रहा है जैसे हम वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में जाके बैठ गए हैं। जो स्टार्टिंग से बताया कि पर्वत मेखला जैसे यानी कि करधनी जैसे दिख रहा है, जो फूल है वो अपनी पर्वत फूल की आंखें बना के देखता है, नीचे जो तालाब है वो स्थिर पानी यानी कि स्वच्छ निर्मल जो जल है वो जल में अपना प्रतिबिंब देखता है, दर्पण जैसा दिख रहा है। तो ये हमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने पूरे वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश कैसा दिखता है वो अच्छे से बताया है। थैंक यू।